साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, ये प्रतिज्ञाएं मान्यवर कांशीराम साहब के कार्यों की याद दिलाती है, जिन्हें भारत के इतिहास में बहुजन समाज के सच्चे नेता के रूप में याद किया जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब की यात्रा और उनके सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत 1964 में हुई थी। पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव के निवासी श्री हरि सिंह के सबसे बड़े पुत्र मान्यवर कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को रविदसिया समुदाय एक सिख परिवार में हुआ था। उनका कहना था कि हमारा संघर्ष कुछ नौकरियों और रियायतों के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। वह लक्ष्य देश का शासक बनना है। 4 अक्टूबर 1945 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की कार्य समिति की बैठक में उन्होंने फिर से राजनीतिक शक्ति पर विस्तार से जोर दिया और कहा, राजनीति अनुसूचित जातियों का जीवन रक्त होना चाहिए। चूंकि प्रमुख जातियों के मुखपत्र कांग्रेस पार्टी की राजनीति पिछड़े वर्ग के लोगों के अस्तित्व और हितों के लिए हानिकारक थी, इसलिए बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद के सभी पीड़ितों का एक व्यापक आधार आंदोलन बनाने की कोशिश की। साथियों, 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब ने एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के उच्च योग्य लोगों ने हमें धोखा दिया है। वे सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे हैं और अपने गरीब पीड़ित भाइयों और बहनों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति थी। जब 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की कल्पना के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई का गठन 3 अक्टूबर 1957 को किया गया था, लेकिन 1958 से पार्टी विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में विभाजित होने लगी थी। पार्टी की सबसे बड़ा झटका यह था कि यह महाराष्ट्र की पार्टी बन गई और महार बाद में 1956 के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई और अन्य उपजातियां कांग्रेस और अन्य की समर्थक बनी रही। व्यक्तित्वों और व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव ने कारवां को आगे बढ़ाने के बजाय उल्टी दिशा में ले लिया। साथियों, मान्यवर कांशीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की गतिशीलता को देखा। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम करना शुरू किया। लगभग 8 वर्षों तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम करने के बाद उनका इसका कार्य प्रणाली से मोह भंग हो गया। अम्बेडकरवादी आंदोलन का अपना सपना पूरी तरह से टूट गया जब दादा साहब गायकवाड़ ने एक छोटी सी लोकसभा आरक्षित सीट्स और कुछ लाख रुपए के लिए कांग्रेस के मोहन धारिया से हाथ मिला लिया। उन्होंने देखा कि आरपीआई के समर्थक आरपीआई और कांग्रेस के समझौते का जश्न मना रहे थे, जहां आरपीआई को सिर्फ एक सीट मिली और बाकी सीटें कांग्रेस को दे दी गई। यह घटना रिपब्लिकन पार्टी से उनके अलगाव की शुरुआत थी। साथियों, मान्यवर कांशीराम जी ने निर्णय लिया कि वह एक ऐसा समाज विकसित करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य समाज सुधारकों के विचारों को फैलाने का काम करेगा और कभी भी छोटे लाभ के लिए खुद को नहीं बेचेगा। उन्होंने स्वतंत्र मुख्य रूप से पुणे, बॉम्बे, नासिक, नागपुर और दिल्ली से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का संगठित करना शुरू किया। उन्होंने यह जानने के लिए अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पूरे भारत की यात्रा की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ने के बजाय वापस क्यों लाया गया? इन दिनों में उन्होंने कभी भी अपने स्वास्थ्य, भोजन, परिवहन की चिंता नहीं की और शिक्षित कर्मचारियों को जागृत करने के लिए अथक प्रयास किया। पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों के संगठन ने 5 साल की अवधि के भीतर आवश्यक प्रारंभिक कार्य करने के बाद 1973 में एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। साथियों, मान्यवर कांशीराम जी ने अपना पहला संगठन 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में शुरू किया, जिसे बामसेप कहा गया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध अनुसंधान केंद्र BRC, BS4 और BSP का गठन किया। कांशीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसे पूरा करना वे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। फिर उन्होंने शिक्षित कर्मचारियों के बीच काम करना शुरू किया और उन्हें दलितों के उत्थान के लिए काम करने के लिए जागृत किया। इस प्रक्रिया में वे शिक्षित वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षाओं को जगाने,
साकार करने और परिवर्तन करने में काफी हद तक सफल रहे। आवश्यक जमीनी कार्य और पुणे, नागपुर, दिल्ली और अन्य स्थानों में कुछ कर्मचारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने समाज को भुगतान करने के लिए एक संगठन शुरू करने का फैसला किया। इस प्रकार बामसेप का विचार 6 दिसंबर 1973 को आया। लगभग 5 वर्षों तक देश भर में निरंतर क्षेत्रीय कार्य के बाद बामसेप का जन्म 6 दिसंबर 1978 को नई दिल्ली में बोट क्लब के लॉन में हुआ। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को जागृत करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कई कैडर कैंप, बैठकें, सेमिनार आयोजित किए। बामसेप का मूल उद्देश्य शोषितों में सच्चा एवं सक्षम नेतृत्व विकसित करना था। मूल रूप से यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीतिक दृष्टि और कार्यवाही की सफलता के लिए गैर राजनीतिक जड़ें बनाने का लक्ष्य करने वाला संगठन रहा। बामसेप की खासियत यह थी कि यह कर्मचारियों द्वारा संगठन था, लेकिन कर्मचारियों के कल्याण के लिए नहीं। साथियों, कांशीराम जी द्वारा दी गई पहली अवधारणा थी, जिन लोगों को राजनीतिक रूप से सफल होना चाहिए उनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होना चाहिए। साथियों, मान्यवर साहब ने कहा था कि यदि आप सोचते हैं कि केवल मतपत्र से आप शासक वर्ग बन सकते हैं तो आप स्वयं को अंधेरे में रख रहे हैं। हमें बैलेट से शासक बनना है, लेकिन हमें बुलेट के लिए भी तैयार रहना होगा। हमने मतपत्र से यूपी की कमान संभाली, लेकिन जब विपक्षी दलों के निर्वाचित उच्च जाति के विधायक विधानसभा में आए तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और कुर्सियां और मेजों पर कूदकर और विभिन्न उपकरणों को हवा में फेंककर विधानसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब बहुजन समाज के लोग डर गए हैं। लगभग 20 मिनट तक प्रतिक्रियाएं होती रही। अखबारों में पहले से ही आ रहा था कि सवर्ण हिंदुओं ने सत्ता खो दी है, अब प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मैं कह रहा था कि प्रतिक्रिया के जवाब में जोरदार मोर्चा होगा। हम मतपत्र से जीते हैं और हमें अपने समुदाय को मतपत्र से जीतने के लिए तैयार रखना है। लेकिन अगर मतपत्र से चुनाव जीतने के बाद वे आपको सरकार ठीक से चलाने नहीं देते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि हमें गोली का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन हमारे हाथ में चाहे कितना भी छोटा हथियार आया हो, जिन लोगों ने मतपत्र के फैसले को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमने उन्हें उनकी भाषा में जवाब दिया। इसलिए मित्रों, हमें परिवर्तन लाना है और मतदान के माध्यम से शासन करना है। लेकिन अगर कुछ लोग हमें दबाने के लिए गोली, लाठी, डंडे या असंवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने समुदाय को उनसे लड़ने के लिए भी तैयार करना होगा। साथियों, जब तक बहुजन समाज एक सूत्र में बंध नहीं जाता है तब तक बाबा साहब और मान्यवर साहब कांशीराम के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 85% बहुजन एक हो जाओ, हमें 15% वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने। साथियों, जय भीम, जय मान्यवर कांशीराम, नमो बुद्धाय।